हमारा स्वास्थ्य, हमारा स्वास्थ्य। बिल्कुल प्रणाम। और सबसे बड़ी बात है चूल्हा चौका हम औरतों के साथ जुड़ के आए हैं, तो उसको साथ में लेके ही हमको चलना है। और आज भी मैं चूल्हे चौके में बहुत मन लगता है मुझे खाना बनाना, लोगों को खिलाना, है ना, स्वादिष्ट खाना। तो ये साथ में ही चलता रहता है, ऐसा कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। और उसके बावजूद भी, इनफैक्ट मैं तो गवर्नमेंट टीचर भी हूँ, तो ना तो मैंने जॉब अभी छोड़ा है, ना ही मैंने अपने चूल्हे चौके को छोड़ा है, ना ही बच्चों के परवरिश को नजरअंदाज किया है। सबको साथ लेकर के मैं चल रही हूँ। और मुझे लगता है कि नारी को से सर्व शक्तिशाली कहा गया है ना। शक्ति, शक्ति मतलब माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। कोई भी बड़ा काम करना हो, बड़े से बड़ी जंग की तैयारी करनी हो, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? शक्ति की आराधना की जाती है। शक्ति को एक नारी अस्तित्व दिया गया है ना। तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। नारी जननी होती है, मतलब जन्म दे सकती है अगर कोई, तो उससे शक्तिशाली और कुछ भी नहीं हो सकता। यूं तो नष्ट करना बहुत आसान है, लेकिन सृजन करना बहुत मुश्किल है। तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बस एक सही दिशा और सही सफर का साथी होना चाहिए। और मैं आपके सफर की साथी बनने के लिए तैयार हूँ। मिलना चाहूंगी उन नए लोगों से जो यहाँ पे पहली बार आए हैं और पहली बार मुझसे मिल रहे हैं, हाथ उठा के अपनी जगह पे। चलिए, बहुत अच्छा। और मैंने कहा स्पेशल प्रणाम आप लोगों को। और आज पुरुष की आते कि जो ट्रेनिंग देता है वो हर रोज ट्रेनिंग लेता है, कहीं ना कहीं हर जगह सीखना होता है उसको, क्योंकि उसको एक परफेक्शन की तरफ बढ़ना हो तो हमेशा आपको ट्रेंड रहना होगा। यानी कि हम लोग सभी एक समान है ना। अगर हम ये समझ ले कि हर कोई सीखने के क्रम में है, मैं भी, आप भी, हम एक छोटे बच्चे से सीख सकते हैं, एक मरते हुए व्यक्ति से सीख सकते हैं, एक मरे हुए चूहे से सीख सकते हैं। सही बात है? मरे हुए चूहे से सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। एक मरा हुआ चूहा बिजनेस सिखा सकता है आपको, बहुत अच्छी कहानी है। एक मरे हुए चूहे को लेकर के एक बिजनेस करने के लिए एक बाप ने दे दिया, किसको? एक बेटे को। 4 बेटे थे उसके, चारों को एक मरा हुआ चूहा दे दिया, एक एक एक, बोले जाओ अब मुझसे तभी मिलना 1 महीने बाद जब तुम कुछ सोच के कुछ करके आओ। क्योंकि उसको बड़ी चिंता लगी हुई थी, पता नहीं मेरे मरने के बाद किसको मैं उत्तराधिकारी बनाऊं, इतना संपत्ति, इतना दौलत, कौन है जो कि बिजनेस को बहुत अच्छा से तेजी से ले जा सकता है। दिमाग काम नहीं कर रहा उसका। चारों को उसने एक मरा हुआ चूहा दे दिया, बोले जाओ। अब वो चारों निकल पड़े। एक निकला, उसने सोचा बड़ा भाई तो ये क्या, एक बूढ़ा हो गया, सठिया गया, मरे हुए चूहे से क्या होगा। उसने क्या किया, एक जगह गड्ढा खोदा, उसमें ढाल के उसको छोड़ के बोला अभी 1 महीना चलता हूँ, किसी दोस्त उसके पास रहूंगा, आराम से समय काटूंगा। दूसरा जो था बच्चा, उसका बेटा, उसने सोचा कि कुछ तो सोचे होंगे, वो सोच समझ के दिया होगा, देखता हूँ। बाजार में लेके बैठ गया, वो मरा चूहा ले लो, मरा चूहा ले लो। कोई भी मरा चूहा लेगा क्या? कोई नहीं लिया। सोचा कि शायद पूरा दिन बेकार हो गया, मैं कुछ और करता हूँ, छोड़ता हूँ, हो सकता है कुछ उनको मजाक सूझा होगा, मरा हुआ चूहा दे दिया। तो वो भी पिता को कोसते हुए आगे अपनी दूसरी चीजों को करने के लिए 1 महीने के लिए चला गया, कुछ सोचता हूँ। तीसरा जो है वो भी बहुत कोशिश किया लोगों के पास जा जाके कि मरा हुआ चूहा चाहिए, मरा हुआ चूहा चाहिए, लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर वो वही कहीं चला गया, अपना कुछ काम करने लगा। सोचा कुछ काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, खेत में कहीं काम करता हूँ, कहीं से कुछ पैसे कमा ही लूंगा, रोजी रोटी चला ही लूंगा। तो छोटा वाला था, वो बहुत ही एकदम शांत से उस चीज को समझ रहा था कि मरा हुआ चूहा, तो बड़ा अच्छा, मैं इससे बहुत कुछ कर सकता हूँ। उसके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आई? पॉजिटिविटी, कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। वो निकला, घर के किसी को ऐसे पूछ नहीं रहा था, वो बस सारे तरफ देखते हुए निकला। देखा कि एक मुंडेर पे बिल्ली बैठी, बड़े घर के मुंडेर पे, और वो मरे हुए चूहे को देख के बार बार अपने मालिक के गोद से उछलना चाह रही था, नीचे कूदना चाह रही था। बिल्ली का बहुत आहार होता है, बहुत पौष्टिक आहार उसके लिए होता है। तो वो वहीं पे रुक गया, सेठ को देखा, चाहिए
सेठ के लिए क्या, बिल्ली उसकी बहुत प्यारी थी। उसने कहा रुको, नीचे आया, उसने 5 मोहरे दी। कितनी? 5 मोहरे। कांच से उस वक्त चलता था, कांच मतलब सबसे कम वैल्यू वाला। 5 मोहरे दी, लेकर के वो बड़ा खुश हुआ। उसने, बिल्ली उसकी खुश हो गई, खूब उछलने लगी। उसको बड़ा, सेठ को भी बड़ा खुशी हुआ, उसको भी बड़ा खुशी। 5 मोहरे मिली। 5 मोहरे से उसने क्या किया, फूल खरीद लिया। फूल खरीद के मंदिर के सामने बैठ गया। शाम का समय था, सब लोग आ रहे थे, भगवान की आरती होने वाली थी, तो सब लोग फूल खरीद के जाने लगे। 5 मोहरे का उसने 20 मोहरे बना लिया। मतलब जब दुकान खत्म हुआ, शाम के समय उसने गिनी मोहरे, तो कितनी थी? 20 थी। उसको लगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा है। 5 मोहरे फिर से उसने लगाई, कल होके फिर से 20 मोहरे, 15 मोहरे एक्स्ट्रा कमा ली। फिर उसको लगा कि नहीं, ऐसे तो मैं और भी कमा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए छोटी दुकान चाहिए। उसने 5 मोहरों की दुकान खरीद ली, एक छोटी सी, और ठेले जैसा। उसके बाद धीरे धीरे उसने फूल भी बढ़ा दिए, उसमें और भी कुछ प्रसाद वगैरह रखना शुरू किया। और देखते देखते फूल इतने अच्छे अच्छे फूल रखने लगा कि दूर दूर के जो लोग आते थे तो उस फूलों को देख करके, उसकी ताजगी उसको देख कर उसने बड़ी ईमानदारी से बिजनेस करना शुरू किया, फूलों का और गुलदस्तों का। अब उसके पास पता नहीं वो कितना, इसके व्यवहार से या कुछ से सारे लोग उसी के पास खींचे चले आते। देखते देखते वो फूलों का पूरे उस जगह का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसको लगा कि अब यहाँ मंदिर के पास बैठ के कोई फायदा नहीं। उसने एक होलसेलर शॉप खोल ली और सारे मंदिर के किनारे बैठने वालों को फूलों को ये करवाना शुरू करा दिया, डिलीवरी करना शुरू करा दी। अब वो सोची कि देखते थे बहुत बड़ा अमीर आदमी बन गया। 1 महीने बीतने को थे और सेठ के घर में, क्योंकि वो 1 महीने बाद बेटों की आवागमन के लिए तैयार था, पूरा बड़ा सा वो पार्टी रखा था, फंक्शन रखा था। उसमें फूलों के लिए उसने कांटेक्ट किया, तो किसके फूल आए? छोटे बेटे के। पूरे एकदम घर को सजा दिया। और जब वो बेटा आया, 4 बेटे आए, एक तो आया एकदम बिल्कुल जैसे गया था वैसे ही आ गया, उसके वही कपड़ा, वही सब कुछ, और बिल्कुल बोझी, क्योंकि जानता था मुझे मेरी काबिलियत क्या है। सभी लोग वैसे आए, कुछ लोग आए थोड़ा सा अपनी रोजी रोटी जो कमाया था पिता के सामने सबने ला के रख दिया। और इसने कुछ भी नहीं रखा। इसने क्या रखा? इसने अपना विचार रखा। क्या किया? उस मरे हुए चौक। और उसके बाद उसके पिताजी ने कहा कि यही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। तो हम किसी चीज को पॉजिटिव लेके चलते हैं तो एक मरा हुआ चूहा भी बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। मरे हुए चूहे से बिजनेस कर लिया। हमको ये देखना होता है कि हमें क्या करना है आगे। हम अपनी जिंदगी को अगर एक टारगेट कर ले, एक लक्ष्य बना ले, एक निर्धारित लक्ष्य, तो फिर उसके बाद सफर बहुत आसान हो जाता है। लेकिन हमको पता ही नहीं होता क्या करना है। सबसे बड़ी बात है तो इनको पता ही नहीं होता कि क्या करना है। वैदिक का युग एक ऐसा परिवार जो आपको एक निर्देशन देता है कि आपको क्या करना है। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैसा। अगर यूं कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पैसे के बिना कुछ भी संभव नहीं है। भगवान के बाद, ईश्वर के बाद, अल्लाह के बाद, है ना, किसी के अगर अस्तित्व की बात आती है तो पैसा होता है, जिसके बिना आपका कुछ भी काम नहीं चल सकता। इवन की पूजा के लिए भी आपको पैसे ही चाहिए होते हैं। हर जगह मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, जहां चाहिए, आपको पैसे के बिना काम नहीं होता। तो आपको ये सोचना है कि लक्ष्य क्या होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए एक सफल जिंदगी, एक सुखद जिंदगी। और सुखद और सफल जिंदगी के लिए सबसे बड़ा जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका स्वास्थ्य, है ना, आपका स्वस्थ रहना। अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे तो फिर वो पैसा भी किसी काम का नहीं, वो किसी भी चीज का कोई भी जरूरत आपको नहीं है। अगर आप स्वस्थ नहीं तो कोई भी चीज आपके लिए बेकार हो जाती है। आलिशान महल से लेके सैकड़ों गाड़ियां क्यों ना हो, एक एम्बुलेंस ही काम होता है। सही बात है। तो हम लोगों को ये देखना है कि ऐसी जगह है कहाँ जहाँ स्वास्थ्य पैसा दोनों एक साथ मिले। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हो, आप अपने स्वास्थ्य को क्या करते हैं? दांव पे रख के करते हैं। क्योंकि आपको खाने का समय, आप किसी से पूछे आज के डेट में 7 बजे खाना खाना चाहिए, तो क्या जवाब देगा? 7 बजे कैसे खा सकते हैं, हम तो बिजनेस करते हैं, हम काम करते हैं, 7 बजे तो
घर भी नहीं लौटते, 9 बजे लौटते, 10 बजे लौटते, क्योंकि उसको अभी ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि स्वास्थ्य सर्वोपरि है और उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसको कमाना है, अपने परिवार को चलाना है। और इस वजह से वो एक ऐसे भंवर में फंस जाते हैं जहां उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता रहता है। ये आयुर्वेदिक का युग एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपने स्वास्थ्य को साथ साथ रखकर आप अपने घर नहीं, सिर्फ घर ही नहीं, परिवार ही नहीं, आप पड़ोसियों को भी आप बिल्कुल सुखद और संपन्न जिंदगी दे सकते हैं। ये वो परिवार है जहां पे आप स्वास्थ्य की बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। स्वास्थ्य क्यों जरूरी है, कैसे उसको बनाए रखना है, उसकी रहस्य, एक्चुअली रहस्य क्या है। हम अभी बहुत पढ़े लिखे लोगों से भी बात करते हैं तो उनकी बातें ऐसी होती है कि लगते से मूर्खतापूर्ण बातें वो कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि जिंदगी में स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ है कि नहीं, उनको ये बात समझ में नहीं आती। जैसे मैं बताती हूँ एक छोटा सा उदाहरण। आज एक पेशेंट आई थी, हम लोगों ने उनको समझाया कि हम 4-5 पेशेंट एक साथ बैठे थे, हमने कहा कि एक ही बार इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, उसके बाद हम सीधे ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, चेकअप शुरू करेंगे। हमने उनको समझाया गर्म पानी पीना चाहिए, चाय नहीं पीनी चाहिए और फल खाना चाहिए। और आगे बोलने वाले बोलते रुकिए रुकिए 1 मिनट रुकिए। मैंने कहा बोलिए। उन्होंने कहा फल, अरे इतना महंगा है, कैसे कोई गरीब खा सकता है। आप सोच के देखिए ये मेंटलिटी जो लोगों के मन में है कि फल इतना महंगा है, कैसे कोई खा सकता है। तो आज मैं वो रहस्य बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि आखिर फल क्यों खाना चाहिए। और फल महंगा नहीं, बहुत बहुत सस्ता है, क्योंकि सबसे महंगा जो है वो है आपकी सांसें, आपकी जिंदगी, आपका धड़कन, आपके फेफड़े का हवा जो अंदर जाता है बाहर आता है तो उसकी जो आवाज होती है, सांस लेना है ना, वो फेफड़े का स्पंदन, आपकी किडनी के अंदर जो चीजें होती रहती हैं वो कंटिन्यू होती रहनी चाहिए, वो रुकनी नहीं चाहिए। आपका लीवर का काम कभी रुकना नहीं चाहिए, आपका ब्रेन कभी भी शिथिल नहीं पड़ना चाहिए। ये सारी चीजें एकदम अच्छी तरीके से होंगी जब आप उस जिंदगी के रहस्य को समझेंगे। जानना चाहते हैं? क्योंकि ये एक बेसिक ट्रेनिंग है जिसमें बहुत सारे नए लोग बैठे हैं, उनको ये समझा देना कि फल क्यों जरूरी है, हमको क्यों शरीर में सप्लीमेंट से हम ठीक हो सकते हैं। ये सारे क्या है? सप्लीमेंट है। आप जितने भी चीजें हम देख रहे हैं सब सप्लीमेंट है। एक एक चीज निकालिए। ये है नीम। आपके इर्द गिर्द वृक्ष पे आप नीम का पेड़ देखते होंगे, आप कितना इस्तेमाल करते हो उसको? नहीं इस्तेमाल करते। इनफैक्ट किसी घर में नीम लग जाए तो क्या करते, उखाड़ के फेंक देते हैं। और जब जरूरत पड़ता है तो कहीं से ढूंढते हैं, बहुत ढूंढवाते हैं, सुनो नीम का पेड़ है, जरा सा नीम का पत्ता दे देना, ऐसे करते ना। तो हम लोग आज अपने ही धरोहर को इस कदर धीरे धीरे खत्म करते जा रहे जो हमारी जिंदगी का आधार है, नीम। ये सब कुछ वही है। आप यहाँ पे देखेंगे मोरिंगा। मोरिंगा क्या है? सहजना। मुझे नहीं लगता कि भारत से ज्यादा कहीं सहजन होता होगा। हिमालय की तराई में सिर्फ सहजन ही के 3-4 नहीं कई वेराइटी है। हिमालय की तराई उसका सबसे मेन प्लेस है सहजन का। और नॉर्थ इंडिया में तो सहजन के पेड़, नॉर्थ के साउथ इंडिया, हर जगह पूरी इंडिया में सहजन के पेड़ है। साउथ का कोई डिश ऐसा नहीं होता, सांभर में देखिएगा सहजन डाला हो रहता है। नॉर्थ इंडिया में हर जगह, अब यहाँ से पेड़ गिनते चले जाइए आपको अनगिनत पेड़ मिलेंगे, लेकिन उसका कितना यूज करते हैं और सहजन कितने खाते हैं? पूरे साल भर में आपने 1 किलो सहजन खा लिया तो बहुत खा लिया। सही बात है ना? इतना कीमती चीज जो आपकी जिंदगी को बहुत ही खुशगवार बना सकता है, आपके हेल्थ को एकदम मजबूत कर सकता है, आपकी बच्ची की हड्डियों को एकदम स्टील से भी ज्यादा मजबूत कर सकता है, और आपके शरीर में होने वाले जितने भी मेंटल डिसऑर्डर हैं सबको खत्म कर सकता है ये मोरिंगा। इसको आप नजरअंदाज करते हैं, रोज खा सकते हैं। कैसे? अब इसी रूप में खाना पड़ेगा, आप सप्लीमेंट के रूप में खाना पड़ेगा, क्योंकि आप तो सहजन जब समय था तब खाए नहीं आप ठीक से, तो कैसे खाएंगे? सप्लीमेंट के रूप में खाएंगे। हाँ, अगर आप ऐसे रोजाना थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं तो सहजन की पत्तियों को दाल में डाल के खा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जो पेड़ होता है, चाहे गिलोई हो, चाहे सहजन हो, चाहे नीम हो, कोई भी चीज, चाहे लहसुन ही क्यों ना, गार्लिक भी यहाँ पे
गाड़ी नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, कलौंजी है, देखिए ये क्या है, कलौंजी आज डब्बे में है। ये मृत्यु को छोड़ करके किसी भी रोग में एकदम अमृत के समान काम करता है। अमृत की बूंदें होती है ना, मरते हुए व्यक्ति को डाल दो तो जिंदा हो जाता, वैसे ही कलौंजी। मृत प्राय हो गया तब तो बात खत्म। अगर मृत नहीं है, सांसें चल रही है, तो कलौंजी अमृत के समान काम करता है। और हर बीमारी में कलौंजी बहुत ही जरूरी है, बहुत ही मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसका मतलब ये है। इसको आयुर्वेदा में इसके बारे में यही चीज लिखी हुई एक लाइन में, मृत्यु को छोड़कर यह औषधि हर किसी काम में आती है। और ये क्या है, मंगरेला। सबसे बड़ी बात, अपने घर में जाकर चेक कीजिएगा, असली मंगरेला जल्दी मिलेगा नहीं आपको। वो मंगरेले में प्याज के बीज का मिलावट है बहुत सारा मात्रा में, तो असली मंगरेला आपके पास होगा भी नहीं। मेरे ख्याल से बहुत कम, 2 4 10 दाने आपको एक मुट्ठी में मिल जाए तो बहुत है, क्योंकि सिमिलरिटी बात काफी होती है प्याज के बीज और मंगरेले में, और काफी सस्ता होता है, ये काफी महंगा होता है कलौंजी। अब उसमें भी क्या है कि आप अगर कलौंजी हो गया या गार्लिक हो गया, लहसुन, आप अगर एक पोटा लहसुन पूरा का पूरा खा लें तो आपको बहुत अंदर से गर्मी महसूस होती है। वो गर्मी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के जो चीज हमें चाहिए, सिर्फ वही चीज हमको चाहिए, और वो एक्सट्रैक्ट के रूप में आपको डब्बे में डाल करके एक्सट्रैक्शन के रूप में दिया जाता है। यही अंतर है हर्बल मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन में। आयुर्वेदा का सेक्टर है एक हर्बल, आप ऐसे समझ लें। आयुर्वेदिक मेडिसिन गोटियों वाली दवा होती है, जिसमें कि आपका कम से कम 20 to 30% जो है आपको मिलावट होता है। एलोपैथी कंप्लीट केमिकल्स का है, पूरा केमिकल है। एलोपैथी में 1-2% आपको हर्बल मतलब एक्सट्रैक्ट मिलेंगे। होम्योपैथी में 50% आपको एक्सट्रैक्ट मिलेगा, 50% आपको केमिकल मिलेगा। आयुर्वेदा में 2 सेक्टर है, एक आयुर्वेदिक और एक हर्बल। आयुर्वेदिक में आपको 20 to 30% आपको केमिकल मिलेगा, 70 से 80% आपको हर्बल एक्सट्रैक्ट मिलेगा। लेकिन बात करें हम हर्बल मेडिसिन की, तो 90 to 99% इसका हर्बल एक्सट्रैक्ट होता है, और 1% या few % जो है 0.00 ऐसे करके बोल सकते हैं, 5% लेके 1% तक आपको इसमें कंपोजिशंस डाले जाते हैं, वो भी बेस तैयार करने के लिए। तो आप सोचिए कि हमको क्या जरूरी है, एक्सट्रैक्ट प्योर या आयुर्वेदिक मेडिसिन। आयुर्वेदिक मेडिसिन का मतलब हो गया कि 30% आप केमिकल यूज कर रहे हैं। तो कितने लोग नहीं समझ पाते हर्बल और आयुर्वेदिक ये में। तो आज बेसिक ट्रेनिंग में मैं वही बताना चाह रही हूँ आपको कि क्यों एक्सट्रैक्ट ज्यादा अच्छे हैं गिलोय के पत्ते के काढ़े से, क्यों एक्सट्रैक्ट ज्यादा अच्छे हैं ये लहसुन की कली से। अगर लहसुन की कली हम लेते हैं तो उसमें मौजूद जितने भी और चीजें जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, वो चीजें हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। हमारा बीपी तो नॉर्मल कर देगी, खून को भी साफ कर देगी, वो अपना काम कर देगी, लेकिन हमारे ब्रेन को क्या करेगी, डिस्टर्ब कर देगी, नर्व्स की एक्टिविटी एक्स्ट्रा कर देगी बहुत ज्यादा, जिससे तनाव उत्पन्न हो सकता है और आपको बेचैनी महसूस हो सकती है। आप कभी कोशिश करके देखिए, ज्यादा लहसुन खा लेंगे तो आपको गुस्सा आएगा, बहुत डिस्टर्ब महसूस करेंगे और बेचैनी, गर्मी जैसी लगेगी, पूरी बॉडी में अजीब सा इरिटेशन जैसा लगेगा। ज्यादा नीम अगर आपने यूज कर लिया तो आपको ठंडी हो जाएगी, तुरंत सर्दी हो जाएगी। नीम के पत्ते वगैरह गोलियां जब खा लेते तो क्या होता है, सर्दी हो जाती है। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोल्ड है उसमें। गार्लिक में एक्स्ट्राऑर्डिनरी हॉटनेस है, तो नीम में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोल्डनेस है। अब उसके कोल्ड को हटाकर उसके एक्सट्रैक्ट के बिल्कुल जरूरी गुण, एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, उसको हम एक्सट्रैक्ट में डालते हैं, जिससे कि आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें मिलती है, खराब चीजें एक्सट्रैक्ट से हटा दी जाती है। बात करें हम गिलोय की, तो गिलोय में सिर्फ और सिर्फ नीम चाहे गिलोय का ही फायदा होता है, बाकी गिलोय का फायदा नहीं होता, क्योंकि गिलोय जिसमें चढ़ती है, लता है ना, उसका गुण ले लेती है। तो गिलोय और नीम दोनों का सामंजस्य इतना अच्छा होता है, एक बहुत ठंडा एक गर्म, तो दोनों मिलकर के एक बहुत अच्छा गुण पैदा करते हैं, जिसके कारण उसका गुण बहुत वृद्धि हो जाती है उसके गुणों में। और उसमें से दोनों का एक्सट्रैक्ट निकाल के बाकी चीजें जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं, उसको हटा दिया जाता है और उसके बाद उस एक्सट्रैक्ट को गिलोय एक्सट्रैक्ट के रूप में यूज किया जाता है।
जो कि किसी प्रकार के फीवर, किसी प्रकार के गठिया के दर्द में, किसी प्रकार का मानसिक जो पेन होता है, दर्द होता है उसमें, या कहीं भी किसी प्रकार का ज्वर हो, ज्वर किसी भी तरह का हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, बैक्टीरियल हो, मलेरियल हो, वायरल हो, फर्क नहीं पड़ता, हर ज्वर में ये काम देता है और किसी प्रकार का अलग से कोई टेस्ट की जरूरत नहीं होती। नहीं तो पता है कि ये ज्वर है छोटी सी बीमारी जिसको लोग बीमारी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली बीमारी नहीं है। ज्वर क्या है? ज्वर है जो आपके अंदर इम्यूनिटी पावर है उसको दर्शाता है। अगर ज्वर नहीं आएगा, अगर बुखार नहीं आएगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके शरीर में इम्यून सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये आपको बताता है कि किसी ने अटैक किया है। ज्वर आने का मतलब क्या है? हमारे शरीर पे किसी ने अटैक किया, किसी बैक्टीरिया ने किया, वायरस ने किया, किसने किया पता नहीं और जरूरत भी नहीं। ज्वर है, गिलोई है, तुलसी है, कैप्सूल में भी और ड्रॉप में भी। आप इसको इस्तेमाल कीजिए, 2-2 घंटे पे दीजिए बिना किसी साइड इफेक्ट के। चाहे कोई भी बीमारी हो, कोई भी ज्वर हो, वो धीरे धीरे उतर जाएगा और आपका स्वाद भी मुंह का बना रहेगा। नहीं तो जीभ का स्वाद बदल जाता है। बुखार में ही होता है। हमारे पेट को भी वो नॉर्मल रखता है, सही रखता है, पेट में गैस नहीं बनने देता, हमारे शरीर की पूरे मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल नॉर्मल रखते हुए आपके फीवर को नॉर्मल करता है। फीवर उतारता नहीं है, वो उसको नॉर्मल करता है। नॉर्मल कैसे करता है? एक्शन करके। एक्शन कैसे करता है? जहां जहां इन्फेक्शन है उस इन्फेक्शन में जाके इम्यून सिस्टम के सेल्स को बहुत ही एकदम शक्तिशाली रूप में खड़ा करता है। क्योंकि इम्यून सिस्टम को क्या चाहिए? आहार चाहिए और वो सप्लीमेंट के रूप में चाहिए, उसको ताकत चाहिए। और ताकत कैसे मिलेगी? सप्लीमेंट से मिलेगी। ताकत आपको सुइयों से, दवाइयों से नहीं मिलेगी, आपको सप्लीमेंट से। तो इम्यून सिस्टम को क्या करता है? बूस्ट करता है। कौन? गिलोई, तुलसी। और बूस्ट करता है यानी कि अपने सैनिकों की ताकत बढ़ा देता है। अब सैनिकों की ताकत बढ़ गई तो बाहर के सैनिक, बाहर के जो आतंकवादी हैं, बाहर के जो जितने भी इंटरनली जो म्यूटेंट्स हैं, उनको क्या करेगा? मार के भगा देगा। सिंपल, यही तो करना है। बुखार को डाउन नहीं करना है। और पैरासीटामोल क्या करता है? बुखार को डाउन करता है, हमारे शरीर के अंदर तापमान को अचानक से कम कर देता है। ये तो बस वैसे ही हुआ जैसे हम गर्म शीशे को पानी में डाल के ठंडा करते हैं, क्या होगा? टूट जाएगा। गर्म शीशे को पानी में डाल दीजिए, क्या होगा? टूट जाएगा। तो हमको हमारे शरीर को तोड़ना है कि उसको मजबूत बनाना है। एक छोटा सा उदाहरण से मैं समझा कि किसी भी देश की बाउंड्री में बाहर के सैनिक जो दूसरे देश के हैं, उन्होंने आक्रमण कर दिया, हमारे सैनिक कमजोर हैं, नहीं लड़ पाएंगे, तो क्या करेगा? इन्वेड कर देगा, अंदर घुस जाएगा, है कि नहीं? अगर हमने अपने सैनिकों को मजबूत कर दिया, अच्छा खाना खिलाया, अच्छा ये किया, तो क्या होगा? वो मजबूती से लड़ेंगे, उसको भगा देंगे। लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन क्या है बताऊं? हमने अमेरिका को फोन कर दिया कि मेरे यहाँ सैनिक अटैक हुआ है, थोड़ा हेल्प कर दीजिए। तो अमेरिका ने अपना सेना भेज दिया। अब सेना भेज दिया तो किसके तरफ रहेगा? जो ज्यादा शक्तिशाली है उसके तरफ वो रहेगा। तो आपका हेल्प नहीं कर सकता, हो सकता है आप ही को कब्जा कर ले। सही बात है? हाँ, यही होता है। ये अंग्रेजी दवा है जो बाहर से आके आपके शरीर के इम्यून सेल्स को सही नहीं करती, उनको और साइड कर देती है और खुद आ जाती है किस पे? बाउंड्री लाइन पे लड़ने के लिए। वो लड़ती तो है लेकिन आपके शरीर को क्या करती है? डैमेज करती है। यही चीज हम समझ नहीं पाते, ये रहस्य हमको समझ नहीं आता। हाँ, अब आया है समझ में। कोरोना के बाद लोगों को समझ में आया है, 100 साल 150 साल की जिंदगी घटा के हम लोगों को समझ में आया है कि भाई एलोपैथी जो है शरीर को डैमेज करती है। लेकिन अभी भी कुछ लोग अंधभक्ति की तरह अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से आपने कहा बाहर से सैनिक बुला करके लड़ने के लिए, वैसे ही सेम कंडीशन होती है जब अंग्रेजी दवा खाते हैं और हमारे शरीर का दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? नुकसान होता चला जाता है। हमारी सेना को हमने कुछ बूस्टअप ही नहीं किया। हम बाहर से सैनिक बुला के रख लेंगे तो जो 200 साल पहले हुआ था, 270 साल पहले हुआ था, वो चीजें हो जाएगी ना। हमारे शरीर पे किसी और का कब्जा होगा। जैसे हमारे देश पे ब्रिटिश का कब्जा था, वैसे ही हमारे शरीर पे बाहरी शक्तियों का कब्जा हो जाएगा। और हम ऐसा करेंगे तो हमारा शरीर दिन प्रतिदिन, हमारा लीवर, हमारा किडनी, हमारा फेफड़ा, हमारा मस्तिष्क कमजोर हो जाएगा और हम
धीरे धीरे हमारी उम्र कम हो जाएगी। यही हो रहा है। 200 साल जीने वाला इंसान आज 60-70 साल में दम तोड़ दे रहा है। 30-35 साल जाते जाते उसकी हड्डियां एक बूढ़े शरीर के जैसी हो जा रही है। उसमें कैल्शियम का सीवियर लॉस है। उस विटामिन पूरे शरीर में मेटाबॉलिज्म को चलाने वाला विटामिन उनके शरीर में नहीं है। और हम बस काम कर रहे हैं 3 चीजों पे अपनी जिंदगी को घसीट के चला रहे हैं, और वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। वो भी मजबूरी है, दाल चावल सब्जी बनाना है इसलिए। सही बात है। वो भी प्रोटीन हम सही नहीं ले रहे हैं, जितना चाहिए उतना नहीं ले रहे हैं। जितना वजन है उसका प्रति ग्राम, जैसे अगर किसी का वजन है 55 तो उसको कितना चाहिए 5.5 ग्राम। किसी का 50 केजी वजन है तो उसको 5 ग्राम चाहिए प्रोटीन, और वो 5 ग्राम प्रोटीन भी हम नहीं ले पा रहे हैं। ये स्थिति हो गई है हमारे आहार की। हमने आहार को इतना दूषित कर दिया है, इतना इम्बैलेंस कर दिया है। तो वो रहस्य मैं छोटे सा एक बताना चाहूंगी। इसके लिए मुझे हमारे शरीर को चलाने के लिए जैसे 5 तत्व होते हैं, वैसे 5 पोषक तत्व होते हैं। पंच तत्व जानते हैं ना? भगवान पंच तत्व से बना है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ, यहाँ पे व प्लस आ होता है ना, आ से आग अग्नि, न से नीर। ये 5 चीजें, नीर मतलब जल। इन 5 चीजों से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, पूरी शक्ति इसी में समाहित है। वैसे ही हमारा शरीर 5 पोषक तत्वों से बना है। नाम बदल जाएंगे लेकिन आधार यही है। कार्बोहाइड्रेट, जितनी यहाँ पे माता पिता बैठे हैं, जितनी दादी दादा बैठे हैं, जितनी बहनें, जितनी भाभियां, जितनी जो भी रिलेशन में आप मान लें जो बैठे हैं, उनके लिए ये ट्रेनिंग है, बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब तक इस चीज को समझेंगे नहीं, तब तक आप कभी भी अपने शरीर को सही नहीं कर पाएंगे। और शरीर सही नहीं होगा तो कितना भी कमा लीजिए, सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स के पास, बस यही खर्च हो जाएंगे और सारी जमा पूंजी खर्च हो जाएगी। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी, फल महंगा है कि सस्ता? चलिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पहले बसा लिखते हैं, बसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये हो गए 5 पोषक तत्व। ये क्या हो गए? 5 पोषक तत्व। लेकिन इन 5 पोषक तत्व को हमारे शरीर में ऑब्जर्व कराने के लिए 2 बहुत बहुमूल्य चीजों की जरूरत होती है। वो है जल और रेशा। हालांकि इन सभी के सोर्स में ही रेशा मिलता है और इन सभी के सोर्स में ही जल मिलता है, इसलिए हम 5 ही पोषक तत्व कहते हैं। लेकिन जल बोलना बहुत जरूरी है और रेशा बताना बहुत जरूरी है। नहीं तो लोग फलों की जगह पे जूस पीने लगेंगे और जल पीना कम कर देंगे, इसलिए जल बोल रहे हैं। जल हमारे शरीर में, एक मनुष्य में जो जल होता है, वो पूरा का पूरा 70% होता है। कितना होता है? बात करें अगर हम पौधों की, तो इसमें होता है 90%। कितना प्रतिशत? 90%। इसलिए पौधों को हमेशा पानी पटाना पड़ता है ना? अगर नहीं पटाएंगे तो सूख जाएंगे। हम इतना अच्छे से समझते हैं कि पौधों को अगर पानी नहीं पटाएंगे तो सूख जाएंगे। और पानी कब पटाते हैं? दोपहर में, सुबह में, शाम में। दोपहर में नहीं पटाते, क्यों? गड़बड़ हो जाएगा। जानते हैं क्यों? आज हमको एक और रहस्य बताते। दोपहर में क्यों नहीं पानी पटाते? नहीं, उसको पौधे खाना खाते बनाते रहते हैं।
उसके पौधे क्या करते रहते हैं? खाना खाते रहते और बनाते रहते हैं, क्योंकि धूप से प्रकाश संश्लेषण होता है। और उस वक्त वो बहुत तेजी से काम करते थे, खाना बनाने का और खाने का, खाना बनाने का और खाना खाने का। खाते खाते पेड़ पौधे भी पानी नहीं पीते। अब सोचिए कितने बुद्धिमान है, और हम मस्तिष्क होते हुए भी इस बात को समझ नहीं पाते कि खाते खाते पानी नहीं पीना चाहिए। तो प्रकृति से हमें सीखना पड़ेगा। अब देखिए 70% ये पानी है ना, 70% पानी को अगर 60% कर दिया गया, अगर 50% कर दिया गया, तो शरीर सुरक्षित रहेगा नहीं। हम रोज ऐसा कर रहे हैं, हम रोज ऐसा कर रहे हैं, हम प्रतिदिन ऐसा कर रहे हैं। हम पानी पीने के लिए समय और दिनचर्या को नहीं देखते, अवॉइड करते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, कितने लोग पानी का बोतल लेके बैठे हैं? हाथ उठाएंगे। अच्छा, कितने लोग नहीं लेके बैठे हैं? देख लीजिए। अभी लोग पानी लेके नहीं बैठे हैं, तो प्यास को क्या करेंगे? दबाएंगे। प्यास को दबाएंगे तो पानी की कमी होगी। पानी की कमी होगी तो सबसे सर्वप्रथम जो इफेक्ट पड़ेगा वो आपके किस पे पड़ेगा? खून पे। किस पे पड़ेगा? खून पे। खून हो जाएगा गाढ़ा, गाढ़ा हो जाएगा तो वो ठीक से नहीं चलेगा, क्योंकि फ्लो चाहिए ना उसको। ब्लड का फ्लो धीमा हो जाने से आपके शरीर में हर सेल को जो खाना पहुंच रहा था सही समय पे, वो समय अवल्टर हो गया। अब उस समय पे खाना नहीं पहुंचेगा, अब देर हो गई, ट्रैफिक जाम हो गया, तो आपको उस जगह पे पहुंचने में वक्त लगेगा। और पहुंच भी गया तो भूख जब खत्म हो गई, उसके बाद अगर खाना पहुंचा दिए तो क्या होगा? सिर्फ टॉक्सिन्स बनेगा और कुछ भी नहीं, जहर बनेगा। सेल्स के अंदर बहुत सारे एबनॉर्मल चेंजेस होंगे। सेल के अंदर जो एबनॉर्मल चेंजेस होंगे, खाना पहुंचते ही वो रासायनिक अभिक्रिया पूरी तरह से चेंज हो जाएगी और वो सेल भी डिफिशिएंट हो जाएगा, उसको पावर मिल ही नहीं पाएगा। और जो गंदगी उसके शरीर सेल्स में बनी है, वो जहर के रूप में फिर से ब्लड में फ्लो करना शुरू कर देगी। और ये दिन प्रतिदिन हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है, हर दिन हो रहा है। हर दिन हम सही से पानी नहीं पी रहे हैं, तो हर दिन हमारा शरीर का जो पानी है 70 का 70% बैलेंस नहीं हो पा रहा। इसकी वजह से हमारे शरीर की क्वालिटी गिर रही है, हमारे शरीर का खून का क्वालिटी गिर रहा है, तो हमारे शरीर के सेल्स की क्वालिटी गिर रही है। हमारे शरीर की सेल्स की क्वालिटी गिरेगी तो हमारे बॉडी के हर ऑर्गन की क्वालिटी गिरेगी, और हम दिन प्रतिदिन एक बीमारी को न्योता देते जा रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, पानी अपने साथ रखना बेहद जरूरी है। अब कहीं भी जाए, आदत डाल लें एक बोतल पानी रखने का। बोतल खाली हो तुरंत किसी जगह से भर ले, अच्छी जगह से, फिर से उसको अपने शरीर में धीरे धीरे उसको डालते जाए। क्योंकि खून में अगर गाढ़ापन आया, 5% का भी गाढ़ापन आया तो शरीर बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन 10%, 20% का गाढ़ापन शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि हमारी उम्र कम हो रही है, हमारे पैरों में दर्द का एहसास हो रहा है, हमारे सर में दर्द का एहसास, हमारे खाना पच नहीं पा रहा है, क्योंकि हमको लगता है खाना तो घर पे खा लिए और चल दिए, लेकिन खाना खाते समय जितना पानी की जरूरत पड़ती है, उससे कई 100 गुना ज्यादा पानी की जरूरत खाना खाने के 2 घंटे बाद पड़ती है। और उसके बाद आपके पास पानी होता नहीं है, तो खाने का मेटाबॉलिज्म क्या हो गया? बेकार हो गया, वो स्लो हो गया, और वो खाना ठीक से पच ही नहीं पाया। ना खाना पच पाया, ना पानी शरीर को मिल पाया। यानी कि दोनों ही चीजों में हमको नुकसान मेरे सेल्स को हो रहा है, हमको खाना सही से मिल नहीं रहा। और यही वजह है कि हम लोग धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं, हमारा शरीर कमजोर होता जा रहा है। 70 साल में, 60 साल में हमारा शरीर बिल्कुल बोलते एनर्जी खत्म हो गया, पूरा एकदम निरीह हो जा रहा है। ये वजह है। दूसरी चीज, दूसरा जो कारण है बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये दोनों ऊर्जा देने वाले तत्व हैं। क्या है? ऊर्जा देने वाले, एनर्जी के लिए चाहिए, ठीक है। प्रोटीन हमारे शरीर की संरचना और हमारे शरीर के हार्मोनल बैलेंस को मजबूत बनाती है। यानी कि हमारा पूरा मांसपेशी, हमारा खून, हमारी हड्डियों में भी यहां तक प्रोटीन की जरूरत होती है। हार्मोन्स जितने भी बनते हैं उस सब में प्रोटीन की जरूरत होती है। एंजाइम्स जितने भी बनते हैं उस सब में प्रोटीन की जरूरत होती है। विटामिन और खनिज लवण, ये दोनों हमारे
सुरक्षात्मक या प्रतिरक्षात्मक, यानी कि आप कह सकते हैं इम्यून सिस्टम मजबूत बनाता है। होने वाले जितने भी मेटाबॉलिक प्रतिक्रिया होती है उन सब में विटामिन और मिनरल्स का होना अति आवश्यक है। जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं, पलकों को झपकाने से लेकर के सोचने समझने चलने फिरने हर समय हमको कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, हर समय हमको विटामिन की जरूरत पड़ती है, मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। आप सोचिए, आप प्रतिदिन, अब ये कहाँ मिलता है समझ लीजिए, अनाज में मिलता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, कैसा? तुरंत। और वसा हमें संचित ऊर्जा देता है, कैसा ऊर्जा देता है? संचित। अगर हमको तुरंत चाहिए तो हमको क्या खाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। तुरंत ऊर्जा चाहिए, एकदम एनर्जी की कमी है। आप देखते हो कि भूख लग रही है, थोड़ा सा एक रोटी मुंह में जाते ही अचानक से एनर्जी आने लगती है। सही बात है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है उसमें, चावल है उसमें कार्बोहाइड्रेट है। हम उतना छोड़ी ग्लूकोज अगर घोल के पी लेते हैं तो एकदम एनर्जी लगने लगती है, क्योंकि उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्षणिक एकदम ऊर्जा तुरंत भर देता है, कौन? कार्बोहाइड्रेट। तो हमको क्षणिक ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन हम कार्बोहाइड्रेट कैसे ले रहे हैं? संचित ऊर्जा के लिए ले रहे हैं, मतलब हम बहुत ज्यादा ले रहे हैं। जितना कार्य करते नहीं उससे अत्यधिक हम क्या करते हैं? ले लेते हैं। एक समय था जब हमें बहुत कार्य करना पड़ता था, खेती करनी पड़ती थी, हल चलाना पड़ता था, बैलों को नहलाना, बैलों को धुलाना, गाय गोरू सब करना पड़ता था। उस वक्त एक फार्मर, किसान की जिंदगी जीते थे। सभी लोग किसान है ना? जड़ सबका वहीं से शुरू हुआ, तो उस वक्त सब किसान खेती करते थे। उस वक्त बहुत मेहनत का काम होता था, इसलिए भर भर थाली खाना भी उनके लिए सफिशिएंट नहीं था, 2 थाली भी खा सकते थे। सही बात है। आज आप क्या करते हैं? ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, एक ही जगह पे बैठे रहते। बहुत हुआ, बहुत दौड़ धूप का काम है, तो भी बाइक है, साइकिल है, मतलब किसी न किसी व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं। नहीं कि हमको एनर्जी की कमी मतलब बहुत ज्यादा नहीं महसूस होनी चाहिए, लेकिन हम उसके मुकाबले खाना उसी मात्रा में खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट उसी मात्रा में खाते हैं। हम औरतें घर में ही रहती हैं, दिन भर खाली इधर उधर दौड़ती रहती हैं, इधर उधर कई किलोमीटर चल लेती हैं। लेकिन जो होना चाहिए पूरे शरीर का काम, जैसे जाता पीसना, वो धान कूटना है ना, हल मतलब ये करते घर में, मसाला पीसना, पोछा लगाना, झाड़ू, ये सब कुछ क्यों खत्म हो गया? आपके पास एक झाड़ू है, ऐसे करके बस पंच कीजिए, पूरी रही में लगा दीजिए। आपके मिक्सी बटन दबाइए, पूरा मसाला पीस दिए। आपके पास ओवन है, आपके पास चूल्हा है, गैस चूल्हा है, तुरंत खाना बन गया, बस ऐसे चला दीजिए, है ना? हर चीज का आज आपके पास कुछ मतलब ये करवाना हो, आटा पिसवाना हो, कहाँ दे देते हैं? हम बाजार में दे देते हैं, वहां से पिसा करके पिसाया ले लेते हैं। तो हमारा काम बिल्कुल खत्म हो गया, और उस मुकाबले हम कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा ले रहे हैं। अब आप इसको बहुत ज्यादा ले रहे हैं। हमारा शरीर इन 5 से मिलकर बना था, अब इसको क्या करें? बहुत ही ज्यादा। तो बहुत ज्यादा लेने से क्या करता है? संचित ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि फैट में। किसी में कन्वर्ट कर देगा? फैट में। फैट हो सकता है आपको ऊपर से नहीं दिखे, लेकिन अंदर से है। चर्बी किसके? आप कभी चिकन खाते होंगे तो आप देखते होंगे कि चिकन के ऑर्गन के ऊपर उजला उजला फैट जमा होता है ना? ऊपर से देखने में पक्का दुबला रहेगा, लेकिन अंदर से उस ऑर्गन के चारों तरफ फैट जमा रहता है। तो ये देख करके कि मोटा व्यक्ति तभी फैट होगा, ऐसा नहीं होता। आपके ऑर्गन्स के अंदर भी फैट जमा हो सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाने से फैट संचित हो गया, और वसा तो ऑलरेडी हम जरूरत से ज्यादा ले रहे हैं। 1 चम्मच बस चाहिए, लेकिन हम कितने चम्मच खा लेते हैं पता नहीं चलता। दिन भर में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, वसा हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं। यानी कि हम दोनों ही चीजें ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं, इसको भी और इसको भी। अब 3 प्रमुख चीज, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। प्रोटीन हम बिल्कुल ही एकदम जैसे निग्लेजिबल नहीं के बराबर खाते हैं, बस काम चल जा रहा है शरीर का। एक बार जो मांसपेशी बन गई, अब उसमें कुछ भी सुधार नहीं हो रहा है। मांसपेशियों में प्रतिदिन चेंज हो रहा है। हमारे मांसपेशियां, पेन, दर्द हो रहा है ना आपको? क्यों मसल्स पेन होते हैं? और मसल्स के अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो हमारे ब्रेन को, हमारे हर चीज को क्या करती है? उद्वेलित करती है। हमारे ब्रेन पे भी मसल्स है, हमारे ब्रेन में भी बहुत सारा प्रोटीन है। उस प्रोटीन को भी आप सफिशिएंट ये नहीं दे रहे, न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, क्योंकि प्रोटीन आपको नहीं मिल रहा। तो कमी क्या है? प्रोटीन की कमी
विटामिन्स फल से मिलेगा, एकदम फल से ही मिलेगा। एकदम निश्चिंत एकदम हो जाइए। अगर आप फल नहीं खाएंगे तो विटामिन नहीं मिलेंगे। बहुत सारे विटामिन फलों में ही होते हैं और कच्ची सब्जियों में होते हैं, कच्ची सब्जियों में होते हैं। खनिज लवण भी आपको फल, अनाज में भी होता है खनिज लवण, फल में भी होता है, कच्ची सब्जियों में होता है। अब आप सोच के देखिए, आपने जिंदगी का एक सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो कि आपकी सुरक्षात्मक प्रतिरक्षात्मक प्रणाली को मजबूत करता था, आपके शरीर में होने वाले मेटाबॉलिक चेंजेस को रोजाना वही से कर सकता है, और आप उसी चीज को नहीं ले रहे। तो शरीर में अति बढ़ गया, अति बढ़ गया ना किसका? कार्बोहाइड्रेट का और वसा का। और प्रोटीन ये सब क्या हो गया? ये तो नहीं के बराबर है, ये थोड़ा बहुत है क्योंकि आप सब्जी रोज खरीदते हैं, लेकिन इतना जला देते हैं कि उसका सारा खनिज लवण बेकार हो जाता है। कच्ची तो खाते नहीं, सलाद में हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं? पका पका के खाते हैं। सलाद बहुत कम घरों में सलाद के बिना खाना नहीं खाते, बाकी सभी लोग बिना सलाद के खा लेते हैं। हम शादी में जाते हैं, वहां थोड़ा बहुत बस खाना ये करके कि सलाद है तो खा लिए, है ना, लेकिन ऐसे अपने घर में नहीं खाते। तो अब आपको ये समझना होगा कि सपोज कीजिए कि ये घर है, ये आपका शरीर नहीं है, आपका घर है, इसको बनाना है। आप बनाने के लिए इसमें सीमेंट चाहिए, गिट्टी चाहिए, बालू चाहिए, छड़ चाहिए, पानी चाहिए, 5 चीजें चाहिए, है ना। आपने ढेर सारा सीमेंट और गिट्टी दे दिया, घर बन जाएगा? मजबूत होगा? बालू मिला दिए, चलो बालू बहुत जरूरी था, अब घर मजबूत होगा? और मजबूती के लिए क्या चाहिए? छड़ और जल चाहिए। ईंट, हाँ ईंट भी लिख देते, जल बाद में लिखते, ईंट ही लिख देते थे, जल। अब सोचिए कि इन 5 चीजों में 2 ही चीज, 3 ही चीज आप ले रहे हैं, बाकी की 3 चीज नहीं ले रहे हैं। आपका घर कैसे मजबूत बनेगा? घर के मैटर में समझ में आ गया, लेकिन शरीर के मैटर में क्यों नहीं समझ में आ रहा कि फल महंगा है कि सस्ता? अब बताइए, आप किसी भी बीमारी से लड़ने के लायक नहीं रहेंगे अगर फल नहीं खाएंगे तो। आप सोचिए कि हॉस्पिटल में कोई आपका सगा संबंधी बीमार होता है, क्या लेके जाते हैं? क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि फल ही उसको सुपाच्य होगा, फल ही उसको ठीक करेगा, क्योंकि फलों में विटामिन होता है। ये पता नहीं आपको, बस ये पता है कि फल लेके जाना चाहिए, लेकिन उसके पीछे रीजन यही है कि फल नहीं देंगे तो विटामिन नहीं मिलेगा, विटामिन नहीं मिलेगा तो उसके शरीर में जो कोएंजाइम्स, को फैक्टर्स जो काम कर रहे हैं, उसके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप कर रहे हैं, वो नहीं मिलेगा। अब सप्लीमेंट्स, आपके शरीर में कमी हो गया सप्लीमेंट्स का, अब आप सप्लीमेंट ले रहे हैं लेकिन पानी नहीं ले रहे सही से, गर्म पानी चाहिए नहीं ले रहे, आपको फल चाहिए नहीं ले रहे, आपको सलाद चाहिए नहीं ले रहे, अंकुरित मूंग चाहिए नहीं ले रहे। तो ये सप्लीमेंट भी आपको फायदा तो करेगा, लेकिन बहुत लंबे समय तक आप इसको खाएंगे तब। लेकिन अगर आपको 3 महीने, 9 महीने, 6 महीने में ठीक होना है, 2 साल के अंदर डायबिटीज ठीक होती है आपकी, 2.5 साल में क्या होती है, हम आपको बीमारियों का लिस्ट बता देते हैं। डायबिटीज कितने साल में? 2.5 साल में। हड्डी की बीमारी 3.5 साल में। कंप्लीट क्योर, कोई भी ईफ वर्ड नहीं। हमारे पास रिजल्ट्स हैं, हमारे पास पेशेंट्स हैं, वो आपको मुंह जबानी बता सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी बीमारी होती है तो सिर्फ 2 ही चीजों से होती है, या तो अति से या कमी से। अति ज्यादा हो गई शरीर में किसी चीज की, इन 5 पोषक तत्व में किसी की अति हो गई तो बीमारी होगी, किसी चीज की कमी हो गई तो बीमारी होगी। यही 2 चीजें हैं जिससे कि बीमारी होती है। तीसरा एक्सीडेंट, अब उसको तो रोक नहीं सकते, अब कहीं पे जाते जाते एक्सीडेंट हो, उसको क्या कर सकते हो? प्रकृति और हमारे ये पे डिपेंड करता है कि हम कैसे अपने ये को कर रहे हैं, तो वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन अगर बीमारी हुई है तो 2 ही चीजों से होती है। अब 2 ही चीजों से बीमारी होती है, इसको मैं प्रूफ भी कर दूंगी, लेकिन अभी उतना समय नहीं, मैं संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ कि या तो अति से बीमारी होगी या तो कमी से। अति से होगी तो अति बंद करके जो कमी है उसको पूरा कर देंगे, उसी को कहते हैं पूरक पोषक तत्व सप्लीमेंट्स। अब अगर हम 30 साल के हैं, 50 साल के हैं, तो 50 सालों में हमने तो यही केमिस्ट्री रखी है, हम
फलों को ज्यादा अहमियत नहीं दिया, सलाद को ज्यादा अहमियत नहीं दिया, तो हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल्स की सीरीज बहुत कमजोर हो गई है ना। और इसकी वजह से उस सीरीज को तुरंत फल खा के भरेंगे तो पॉसिबल है? 9 दिनों का उपवास और 10वें दिन चाहेंगे कि 9 दिन का पूरा सप्लीमेंट भर दे, तो खाना खा के भर देंगे? हॉस्पिटल में चले जाएंगे। अगर ऐसी कोशिश भी किए तो हॉस्पिटल में चले जाएंगे। जब हम लंबी फास्टिंग में होते हैं तो हमको सबसे पहले तरल पदार्थ चाहिए होता है, खिचड़ी, दलिया, ऐसे लिक्विड चीजें हम खाते हैं और तब धीरे धीरे आंतों को मजबूत करते हैं, तब जाकर के हम कुछ अच्छा खाने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा शरीर जो है सुरक्षित रहे। अगर हमने तुरंत उपवास 9 दिनों का तोड़ा और चिकन खा लिया या कोई भी मसालेदार चीज खा ली तो हम सीधा हॉस्पिटल में जाएंगे। आपने ऐसा कोई महसूस भी किया होगा, है ना? 1 दिन की फास्टिंग में महसूस कर लेते हैं, 9 दिन की फास्टिंग में तो आपको बिल्कुल 100% आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, क्योंकि गैस बहुत तेज से बनेगा, आपके ऑर्गन्स, आपके पेट में बहुत प्रेशर आएगा और प्रेशर आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो कमी 50 सालों में हो गई, 20 सालों में हो गई, 10 सालों में हो गई, उसको ठीक करने के लिए हमको सप्लीमेंट लेना होगा और उसके साथ साथ फल भी खाना होगा और उसके साथ साथ सलाद भी खाना होगा। गर्म पानी इसलिए पीना होगा, इतनी जो गंदगी शरीर में जमा कर रखी है ठंडे पानी से धुलने वाला नहीं है। जैसे हम हाथ रखा समझते हैं, हाथ रखा बर्तन को उठाने के लिए यूज करते हैं, कोई उनको साफा भी बोलते हैं, है ना? जैसे कि हम कोई भी बर्तन चढ़ा रहा तो उसको उठाते हैं, वो देखते देखते बहुत गंदा हो जाता है। अब उसको आप साफ करना चाहे तो कैसे करते हैं? गर्म पानी में सर्फ डाल के खौला देते हैं। क्यों गर्म पानी का इस्तेमाल? ठंडे पानी से नहीं होता, करके देखिए, उसकी चिकनाहट नहीं जाती। हमने कई बार अपने शरीर में कितने तेल खाए होंगे, कितना सारा चिकन, मटन, सब कुछ खाया होगा, कभी साफ किया ब्रश लेके? नहीं किया ना? कोशिश कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, कोई चारा नहीं है। इतनी पतली पतली आते हैं, यहाँ तक मान ले साफ कर भी रहे, इसके नीचे अब नहीं जा सकते, यहाँ तक भी पूरा नहीं जाते, चाहे उल्टी हो जाए, नहीं कर सकते। और साबुन सरफ तो मुंह में डाल नहीं सकते, शैम्पू नहीं डाल सकते, तो फिर प्राकृतिक शैम्पू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्राकृतिक साबुन का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो हमारे शरीर को साफ करे, और वो है तुलसी। वो है तुलसी। किसी भी प्रकार के जहर को एकदम से कैंसिल कर देना, उसके इफेक्ट को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देना, ये तुलसी का काम है। अब इतने सालों से जहर खा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, फिर जाके खाएंगे तो तुलसी कितने बार, कम से कम 2-3 बार पीना चाहिए ना। अब जितना बड़ा घर उतना ज्यादा पानी साफ करने में लगेगा, तो शरीर हमारा जितना बड़ा उतना गिलास पानी लगेगा। तो एक मोटा मोटी हम लेते हैं कि भाई आधा लीटर पानी चाहिए पूरे शरीर को साफ करने के लिए, और वो भी कैसा? गर्म, तभी साफ होगा ना। बहुत दिन से साफा गंदा है, तो हमारे शरीर को साफ करने के लिए ताकल पानी चाहिए, फूक फूक के पीने वाला। इतना भी नहीं कि 100 डिग्री खौला दे, 70% 60 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी आपको लेना है, आधा लीटर बड़े शरीर के लिए। अगर बच्चा है 11-12 साल का तो एक ही गिलास में काम चल जाएगा, मतलब 250 ml एक गिलास में। अगर बड़ा शरीर है तो आप बड़ा सा 500 ml का मग ले लीजिए, जग ले लीजिए, कॉफी मग आता है वो ले लीजिए। और अगर छोटा बच्चा है तो 1 कप में काम चल जाएगा, अगर गोदी में बच्चा तो 1 चम्मच में काम चल जाएगा। वैसे ही 10 बूंद से लेकर के 2 बूंद 1 बूंद तक इसको इस्तेमाल करेंगे उम्र के अनुसार। जैसे एक छोटे कमरे को साफ करना है तो हमको 1-2 मग 3 मग में हम साफ कर देंगे, लेकिन एक बड़े कमरे को, इतने बड़े हॉल को तो 5-10 बाल्टी भी कम पड़ जाएगी। सही बात है। वैसे ही हमारे शरीर के साथ इसको लेना है सफाई के लिए। आप सुबह सुबह चाय पिएंगे कि तुलसी, ये डिसीजन आप कर सकते हैं। अब बताने की जरूरत नहीं है। आप बताइए फल महंगा है कि सस्ता? फल महंगा है कि सस्ता? तो एक नारा देते हैं आज, हमारा स्वास्थ्य हमारी मुट्ठी में, हमारा स्वास्थ्य हमारी मुट्ठी में। आप बीमार होते हैं, उसका फायदा पूरा एक सीरीज लगा हुआ है यहाँ से वहां तक। जैसे बीमार पड़े, किसी को खबर हुई,
हॉस्पिटल का एजेंट हो सकता है, डॉक्टर का एजेंट हो सकता है। बोले अरे वहां चली जाइए, बहुत अच्छा, वहां पे जाएंगे, डॉक्टर के पास भी बहुत सारे एजेंट है। बोले तो वहां पे फटाफट आपको लिखेगा ढेर सारा एक्सरे, ये क्या क्या, MRI, अल्ट्रासाउंड, सब कुछ लिख देगा, आपको भेजेगा। वहां पे भी 70% डॉक्टर का है। और वहां पे जाइए, वहां पे बोलेगा डॉक्टर, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आपको दूसरे डॉक्टर के पास भेजेगा। वो डॉक्टर बोलेगा ये रिपोर्ट पुराना हो गई तो समझ में नहीं आ रहा, फिर जाइए। ऐसे ही चैनल सिस्टम में बनते जाइए, अपनी पूरी जमा पूंजी फेंकती चले जाइए। लेकिन अगर आप समझ गए जीवन का रहस्य, ये 5 तत्व जो आपको बिल्कुल संतुलित मात्रा में लेना है, इन 5 तत्वों को अगर आपने रोज रोज लेना शुरू कर दिया तो फिर कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी डॉक्टर की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। किसी प्रकार का कोई सप्लीमेंट भी लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन जितनी कमी अभी हुई है उसके लिए तो सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा। तो आप लोग को समझ में आना चाहिए कि जो जमा पूंजी हम पैसे जो हम इतनी मेहनत से कमाते हैं, अगर हमने खाने का समय तय नहीं किया 7 से 7 5 मील, एकदम रख लीजिए 7 से 7 5 मील, और वो 5 मील हमारे हर पर्ची पे लिखा रहता है। मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। 5 तत्व और 5 भोजन। पहला, गर्म पानी तो पी लिए, साफ कर लिए शरीर को सुबह उठ करके सवेरे सवेरे। उसके बाद अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज, इसमें मूंग को प्राथमिकता देंगे। नमक के साथ सेंधा नमक या काला नमक, हमेशा ढेले वाला नमक यूज करें, और उसके साथ नींबू प्लस उसके साथ, ये पहला भोजन हो गया आपका कितने बजे? 7 बजे। प्लस दूसरा भोजन हुआ आपका फल और सलाद, फल और सलाद, ये दूसरा भोजन। ये 9 से लेके 12 बजे तक, और ये 1 बजे के लगभग। और अब हो गया आपका तीसरा भोजन, आपका घर का खाना, जो दोपहर का खाना आप खाते हैं, ये आपका 1 से लेकर के 2 बजे के बीच में। उसके बाद 4 बजे फिर से अंकुरित अनाज, और उसके बाद 7 बजे रात का खाना जो आप घर में खाते हैं। तो 2 जून की रोटी, 2 ही जून की रोटी होती है। 2 ही बार आप पका खाना खा सकते हैं, दोपहर में और शाम में 7 बजे से पहले। बाकी जो समय है वो आपको पेट को साफ करना है। पेट को साफ करने के लिए अंकुरित अनाज की जरूरत पड़ती है। और उसके पहले गर्म पानी यहाँ भी पिए, और यहाँ भी अंकुरित अनाज के पहले हम क्या पिएंगे? गर्म पानी। ये करीब करीब 4 बजे अगर पीते हैं तो इसको हम 4:30 में खाएंगे। अब देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। गर्म पानी पिए, शरीर को साफ किए, आधा घंटा छोड़ दिए। अब क्या करेंगे? अंकुरित अनाज खाएंगे। अब जितना भी हमारा आंख था उसमें अंकुरित अनाज जब जाएगा तो उसको क्या करेंगे? एक्सरसाइज करने के लिए वो एक्सरसाइज करेगा। पूरा पचाने का पूरा प्रक्रिया जो होगा बहुत टफ हो जाएगा। नहीं तो ऐसे ही आलसी, चिकना चिकना खाने का आलसी पड़ा रहेगा, क्योंकि वो खुद ही चिकना है। और आप और चिकना खाना खा रहे हैं तो उसको पचाने में कोई दिक्कत है, चिकना चिकना फिसलता जा रहा है, नहीं चिपक जाएगा। यही 2 चीजें होती हैं, और उससे बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो ये गर्म पानी, अंकुरित अनाज, यहाँ पे गर्म पानी और अंकुरित अनाज, और फिर खाना। दिन में ये फल सलाद की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सूरज के ताप में ही हमको फल सलाद खाना चाहिए। कब खाना चाहिए? सूरज के ताप में। इसलिए दिन में खाना चाहिए, रात में नहीं। सलाद तो रात में खा सकते हैं, फल हमेशा दिन में खाना चाहिए, वो भी 12 बजे के पहले। अब आप सोचिए, पूरा चीज बना हुआ है, भगवान ने एकदम बिल्कुल प्रकृति को भी ऐसे बनाया है। सूर्योदय 6 बजे, सूर्यास्त 6 बजे, 1 घंटे तक सूर्योदय का जो रोशनी होता है वो धीरे धीरे फैलने में टाइम लगता है। तो आप खाना कब से शुरू करते हैं? 7 बजे से। और खाने का अंत कब करते हैं? 7 बजे, क्योंकि 6 बजे सूरज डूब गया, 1 घंटे तक उसकी लालिमा फैली रहती है, और तब तक खाना सुरक्षित है। उसके बाद खाना आप चाहे क्यों न ताजा बना के खाइए, वो खाना सुरक्षित नहीं है, वो विष के समान है। और आप सोचिए कि आप 7 बजे खाना अगर बनाने जा रहे हैं तो आप अपने बच्चों को रोज विष दे रहे हैं, इतना पैसा कमा करके भी कुछ नहीं कर रहे। ये था जिंदगी का रहस्य। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत कुछ हमेशा से ट्रेनिंग्स में आते रहिए, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, और डॉक्टरों से छुटकारा मिलेगा। तो एक बार फिर से एक नारा लगा लें।
हमारा स्वास्थ्य हमारी मुट्ठी में, हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल। तो ऐसे ही मुट्ठी में आपको अपना स्वास्थ्य रखना है और डॉक्टरों से दूरियां बनानी है, सीखना है सप्लीमेंट्स कैसे किस बीमारी को जड़ से खत्म करते हैं। और इस तरीके से अगली बार और बहुत सी जानकारी के लिए मिलेंगे। फिलहाल तो हम